नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बहुत ही ज़्यादा पुरजोश माहौल हो चुका है, सियासी तौर के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल कैफियत पैदा हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है, या मामला थियाँ जाएंगे या हुआ जाएंगे, आगे क्या होगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मामला जितने पेचीदा हो चुके हैं, इसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में एक छोटी सी तशरीह और पेशगोई। मैंने जैसे आपको बताया कि माजी के अंदर टोटल स्टांस ये रहा कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर करप्शन हो रही है, और इसी आर्गूमेंट को लेकर आगे चला गया। करप्शन के ऊपर पीटीआई की हुकूमत को कोई कामयाबी ऐसी खातिर खा नहीं मिली जिसका ढंढोरा पीटा जा सकता हो। नवाज शरीफ साहब एंड टाइम के ऊपर यहाँ से चले गए पाकिस्तान से, और वोट बैंक उनका अपनी जगह मौजूद है। वो आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा। पॉलिटिकल मनूवरिंग वो वहाँ पर लंदन में बैठकर करते रहे, जिसका खमियाजा आज पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है, और आगे और ज़्यादा भुगतेंगे। वो तो खैर वक्त ही बताएगा कि अली नासिर ने सही बोला था या गलत बोला था, लेकिन इनको ख़ुद अब समझ में आ जाएगा जब प्लेटलेट इनके अपने कम होना खराब शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये आपको मैंने पहले बताया था कि हुकूमत के एक्शंस शुरू से ही कुछ गलत समत में जाते रहे। ये करप्शन के जो मामलात थे उनको एक फ़र्द तक महदूद कर दिया गया, और ऐसा तासुर दिया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के अलावा पूरा मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक है, और सब जो हैं वो पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएं तो वो धुल जाएंगे। ये भी बात साबित हो गई कि जो लोग खाली इलेक्शन के अंदर पीटीआई की कामयाबी देखकर दौड़ते हुए इनकी तरफ आए थे, वो यूं ही इनका पलड़ा हल्का हुआ, वो इनको छोड़कर, इनके पलड़े को हल्का देखकर इनको छोड़ के भाग गए। अब ये ड्रामा, ढंढोरा, शोबाजी जितनी कर लें, मैं कहना नहीं चाह रहा यार, टेकन वर्ड्स बैक, हुकूमत के साथ बना के ही चलना है। अभी तो फ़िलहाल तो एटलीस्ट ये अभी मौजूद हैं, इनके साथ गड़बड़ नहीं करनी, कल हम फंस जाएं इस मामले में। लेकिन यह अब शोर शराबा जितना भी कर लिया जाए, ये बात सच साबित हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ सिंसियर लोग थे, जिनको ज़्यादा इमरान खान साहब ने तवज्जो नहीं दी, जिन पर उनको एक साइड पर रख दिया, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उठाना पड़ा है, पड़ेगा। ये जो बच्चे ट्विटर फेसबुक की सरकार चला रहे हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैं यही बताना चाहूँगा, सर ये वही लोग हैं जो पहले आपका बैज भी ख़रीदते थे, ख़ुद को इमरान टाइगर्स कहते थे, लेकिन सीट आप एक ही जीते थे बड़ी मुश्किल से, मियाँ वाली की। उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा वोट नहीं पड़े थे। ये एक मखसूस क्लास है जो कि फ़ेसबुक और ट्विटर की सरकार है। ये इधर तक ही महदूद है। ये घर में सुबह जागते हैं, नाश्ता करते हैं, VIP स्क्रैम्बल्ड एग और स्लाइस खाते हैं मक्खन के साथ, और फिर उसके बाद फेसबुक पर लिख देते हैं, ओ इमरान खान के अलावा कोई नहीं है, आई लव यू। ये ड्रामाबाज किस्म के लोग हैं जिन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ये वोट डालने बिल्कुल नहीं जाएंगे घर से। एक दफ़ा निकल आए, बड़ी इनको गर्मी लगी 2013 में 14 में, सॉरी 2013 में 18 में। अब उसके बाद ये वाला तबका घर से निकले ना निकले मैं कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में। हाँ, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे, जिनको आपने भी, आपकी हुकूमत ने भी धुतकार दिया। आपने जो है बहुत सारी अदाकाराओं को, बेहतरीन रक़्स पेश करने वाली अदाकाराओं को कौमी तमग़े पेश किए, जबकि बहुत सारे लोग जो कि मेहनत और काबिश तालीम और तदरीस के शोबे से मंसूब और माशरे के अहम लोग थे और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको आपने एक साइड पे लगा दिया। और ये जो 3-4 लोग आपके इर्द गिर्द हैं, या 8-9 लोग हैं, या 10-15 लोग हैं, इनकी बातें सुनकर आपने बहुत सारे फ़ैसले कर लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दिस इज़ ए टाइम फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर उन पर तवज्जो देते तो आज ये हालात न होते जो हैं। और ये तो आप ख़ुद देखेंगे ये कैसे आपको भाग के छोड़ के जाएंगे जो इर्द गिर्द हैं आपके। जैसे तकरीर के दौरान आपने देखा बहुत सारे आपके मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले सो कॉल्ड फ़ौरन स्टेज से उतरे और भाग गए, क्योंकि ये सर यही करने वाले हैं। लेकिन लोग हैं आपके साथ, ऐसी बात नहीं है लोग आपके साथ नहीं हैं। लोग आपसे मोहब्बत प्यार आज भी करते हैं। मैं मुस्तकबिल के लिए आपको ये राय दे रहा हूँ सर कि आप जो लोग आपसे खुलूस से पेश आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ़ी कल्चर वाले लोग आपसे खुलूस से मोहब्बत नहीं करते। बहुत सारे सेल्फ़ियाँ लेने वाले भी
आपसे खुलूस से मोहब्बत करते हैं, तो उनके ऊपर भी तवज्जो दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो इर्द गिर्द आपने जमा किए थे, खैर अब क्या कह सकता हूँ, मेरे दिल में बड़ी कड़वाहट है। इस वजह से कड़वाहट है क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता कि मुल्क ने, कौम ने इतनी मेहनत की तब्दीली के लिए और अब वो तब्दीली खाक में मिल जाएगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है या हुकूमत असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देती है या कोई भी थर्ड ऑप्शन यूज़ कर लेती है, तो ज़ाहिर बात है एक दुख है, एक गम है, एक मुश्किल है, और इसकी बुनियादी वजह माशी मामलात के ऊपर फोकस ना करना था। अगर अभी भी आप सोचते हैं कि ये खालिसतन एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, तो सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महंगाई ने आवाम को तबाह कर दिया। अगर आप इस पर फोकस करते हैं कि महंगाई को किस तरह से कम करना है, तो यकीन करें कोई बैनुल अक़वामी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन आपने आवाम को काफ़ी हद तक तरजीह नहीं दी, क्योंकि महंगाई का जो मामला था उसको आपने गैर संजीदगी से लिया। और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी भी अगर आप महंगाई के मामले पर और रोज़गार के मामले पर वर्किंग करें, अभी भी आपकी कामयाबी की गुंजाइश है। इस दफ़ा ना सही, अगली दफ़ा सही। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पीटीआई के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब से। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेते हैं भाई, दिफा तो कर रहे हैं मीडिया पर, लेकिन अभी तक पीटीआई के साथ ही है ना सदाकत अली अब्बासी साहब? मैंने कहा पूछ लूँ, रिकन्फर्म कर लूँ। जी जिस दिन मैं, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। जिस दिन मैं पीटीआई के साथ नहीं होगा ना, तो मुझे लोग बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि मेरी सारी जो है ना सियासी एग्जिस्टेंस वो पीटीआई की वजह से है। और ये जो हालात बने हैं इसके बाद तो मुझे लगता है हर तरफ पीटीआई होनी है। तो जो लोग नहीं है और जिन्होंने दगा किया, जो लौटे हुए हैं, उनकी सियासत भी जो है ना वो खत्म हो गई और उनकी इज्जत भी खत्म हो गई। मुआशरे में ये देखिएगा कि वो एक नफरत का निशान बनेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, बात कुछ ऐसी है कि चलो पीर बाबा तो निकल जाएंगे, उन्होंने तो पहाड़ों पर भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, रेगिस्तानों में भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारे सरमायाकार इस वक्त जिन्होंने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमारा बिजनेस का टॉपिक होता है, तो वो बेइंतहा घबराए हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन करवा देते हैं तो उस पर प्रेशर आए मुल्क की मईशत पर। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये पाकिस्तान की मईशत है वो टर्न अराउंड हुई है। उसमें बहुत बड़ा सेक्टर ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का था, इनका टर्न अराउंड होने की वजह से बहुत बड़ी ग्रोथ आई और बहुत बड़ा 40 एलाइड इंडस्ट्रीज पे इसका इम्पैक्ट आया। तो जाहिर है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहते, और पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है, जिनको तकलीफ हो रही थी कि इकॉनमी टर्न अराउंड हुई है, उन्होंने ये एक पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में डालने की कोशिश की है और उसका इम्पैक्ट जाहिर है कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो सियासी बहरान है ये भी टलेगा और मईशत इंशाअल्लाह जिसको बड़ी मेहनतों से हमने 3.5 सालों में सीधा किया, इंशाअल्लाह वो पनपेगी और वो इंशाअल्लाह उसमें जो उसके ठीक करने में जो मुश्किल वक्त गुजारा, अब इंशाअल्लाह अच्छा टाइम आएगा। अभी जो स्ट्रेटजी है मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो अभी अनरेवल होगी कुछ देर के बाद। लेकिन अगर बिलफर्ज लेट से अभी जो पॉपुलर ओपिनियन विद इन पीटीआई क्रिएट हो रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बढ़ती मकबूलियत रैशनल और लॉजिक के तहत वो शायद जल्दी इलेक्शन कॉल कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ऐसा करते हैं तो ज़ाहिर बात है जो मोडस ऑपरेंडी होगी उसके बाद उनको कुछ अरसा वज़ीर आज़म रहने का मौका भी मिलेगा सदर की जो है मुशावरत के साथ। तो उस सूरत में एक अच्छा बजट इस साल दे दें आवाम के लिए और जिसमें सस्ताई हो, आसानियाँ हो, और फिर उसके बाद अगले इलेक्शन की जानिब जाएं तो जीत के इम्कानात कवी हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, दो सूरत हाल है। अदम एतमाद पेश हुई भी है और अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है। हमारा ये दावा है कि हम उसको आखिरी घंटे तक नाकाम करने के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो बड़ी ही अनपॉपुलर और बड़ी ही गैर मुस्तहकम होगी। इसलिए जो अर्ली इलेक्शन वाला ऑप्शन है इस पे गौर होना भी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, कल मेरी मुलाकात नहीं, परसों हुई थी, तो ऐसी कोई बात डिस्कस तो नहीं हुई।
लेकिन ये हो सकता है कि इस सारी टर्मोइल को थोड़ा सा अर्ली इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए और वो अर्ली इलेक्शन कॉल ऑन हो जाए, और जिससे कोई बहुत बड़ा अदम से काम ना आए। तो जहां तक आपने कहा बजट, तो बजट पिछला भी हमारा मईशत के हिसाब से बहुत अच्छा था। अभी ये थोड़ा सा जो पॉलिटिकल एक आप कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी आई है, इसकी वजह से इकोनॉमी पे मंफी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मराहत दी थी कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, वो मराहत कंटिन्यू भी रहेंगी। और एहसास प्रोग्राम का दायरा कार हमने वसी करके जो लोग महंगाई से या जो लोग गुर्बत से मुतासरा थे उनके लिए और बेहतर पैकेज भी दिया जाने का पूरा इरादा है, और ये एहसास प्रोग्राम को मजीद एक्सपैंड करने का इरादा तो है। आप देखिए हालात किधर जाते। ये एक मतलब ये कि आपको पता है मैं हमेशा जब भी आप आते हैं तो मैं बात ज़रूर करता हूँ लोकल पॉलिटिक्स की, गलियात की भी और मरी की भी और इर्द गिर्द की। बात ये है कि भाई आपका डायरेक्ट अपोनेंट जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। अब व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स देयर, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा एक तड़का जिसे कहते हैं वो ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन दैट रीजन? क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब और नून लीग क्या उस खित्ते में दोबारा से या उस इलाके में, उस हल्के में पॉपुलर होंगे कि नहीं? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब मेरे से मुकाबला था तो उस वक्त वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और जाहिर है उनका एक प्रोफाइल भी था और उनका एक ज्यादा उनके बारे में अच्छा सॉफ्ट इमेज था। जब से वो अपोजिशन में गए हैं, जिस तरह के उनके बयानात और उनकी एक लहजे में थोड़ी तुर्शी और लोगों को मारना और उन पे हमले करने वाली बातें हुई हैं, उनका खासा इमेज जो है वो खराब हुआ हल्के में। नंबर 1। नंबर 2, मैं यही दावा करूंगा कि हमने इस इलाके में कौसार यूनिवर्सिटी बना दी, उसके 2 सेमेस्टर चल रहे हैं, 180 उसमें प्रोफेसर अपॉइंट हो गए हैं। हमने मरी जो एरिया था जो तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे से एक तहसील थी, उसको हमने एक सब डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दे दिया। उधर हमने पुलिस का दर्जा ऊपर कर दिया, हमने इंतजामिया का दर्जा ऊपर कर दिया। हमारा एक धार जावा डैम है जिससे वाटर सप्लाई बननी है, 4.25 अरब का मंसूबा हमने दे दिया। एक टूरिज्म हाईवे जिसकी आज पंजाब में इनॉग्रेशन हो गई है, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, और टूरिज्म हाईवे मरी को जीटी रोड से मिलाएगी और एक नया रूट बनेगा जिससे सियाहत प्रवान चलेगी। इसके अलावा आप नाम लेते जाएं, हमने अस्पताल अपग्रेड कर दिए, हम स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इस सारी चीजों के बाद इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि मैंने 1,37,000 के करीब वोट लिया था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाअल्लाह 2.25 लाख वोट मुझे मिलेगा। एक और चीज़ आपसे ज़रूर बात करूंगा क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अचीवमेंट के अंदर बिलियन ट्री सुनामी का बड़ा जिक्र होता है। तो आपको पता होगा सर कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई, तो इस सिलसिले में कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट हुए या आप करेंगे अगर आपको वक्त मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ के इकोसिस्टम के लिए? क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो विजन ही पाकिस्तान का को इमरान खान ने दिया और 1 अरब दरख्त लगाने का चैलेंज भी किया। आप 10 अरब दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, जाहिर है एक सिस्टम है और उसमें था कि कोई दरख्तों की कटाई उठाई, लेकिन बड़ा सख्ती इस पे है। और अगर कहीं से कोई रिपोर्ट होती है तो फौरन कार्रवाई भी होती है, आग से भी इसको बचाने के लिए पूरी तरह। और अब हमने एक पूरी कौसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, जिस अथॉरिटी के नजदीक इंशाल्लाह ये चीजें टॉप प्रायोरिटी में आएंगी। तो उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह ये चीजें, दरख्त भी लग रहे हैं। और जो दरख्त काटने का मामला है, अगर आप कभी मरी आए तो आपको लगेगा कि छोटे जो दरख्त होते हैं जो साल, 1.5 साल, 2 साल के, वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, 3 साल वाले भी ग्रो कर रहे हैं। तो लग रहा है कि एक नया पूरा फॉरेस्ट ये एक बात आपकी फैक्चुअल है और इस चीज़ में खराज तहसीन भी पेश करते हैं हुकूमत को कि वो ये काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस्ड गुफ्तगू हो। आपको पता है इतना ज़्यादा चार्ज है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो उसमें कुछ मज़ेदार गुफ्तगू भी हो जाए, क्योंकि एक लिंकेज भी है, एक ताल्लुक़ भी है, एक मोहब्बत भी है कोहिसार से। तो इस हिसाब से सवाल बनता भी था, पूछ भी लिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम शहजाद साहब, जो कि एक मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, मईशत और इक़्तिसादियात के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर अपनी गिरफ्त रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको खुर्रम शहजाद साहब। जी थैंक यू। सियासी और माशी हालात में आसमानी मोड़ आ चुका है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हो गई है, सरमायाकार बहुत ज़्यादा बेचैन हैं,
कारोबारी लोग भी जो है उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। जो लोग तिजारत और सनत से मुंसलिक हैं उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में रहा है। अपर क्लास की बात हो रही है, जो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज़ वगैरह हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने खूब मौजें और मज़े किए हैं, वो अब परेशान है कि पता नहीं अब होगा क्या। क्योंकि ये गवर्नमेंट आई, नारा तो यही था गरीब को रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस मुल्क के अशराफिया और जो मालदार तबका है उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। गरीब को भी हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अब सिचुएशन क्या बनेगी? इफ़ दे गो अवे देन वी आर गोइंग टू सी ए लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और ज़्यादातर जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व थे वो भी ज़्यादा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए थे। पैसा यहाँ से हाउसिंग से निकल रहा है, डॉलर में जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पा रहा। क्या कहते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल आपको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन तो काफी दिन तक जो है प्रॉब्लमेटिक रहेगी। उसकी वजह ये है कि डिसीजन मेकिंग जब रुक जाती है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, अभी मूडीज की भी आज अपडेट आई है कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट है, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से चीजें जो है वो रुक गई हैं, पॉलिसी डिसीजन रुक गए हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये होता है नेचुरली, इसको जल्दी से रैप अप होना चाहिए। एक तरफ एक चीज हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जो भी आती है गवर्नमेंट या यही गवर्नमेंट करती सकती है, जो भी हो, उसके लिए ये चैलेंज है कि उसे जो है जल्दी इन्फ्लेशन पे, करंट अकाउंट पे और फिस्कल डेफिसिट, साथ साथ फिर डेट जो है और एनर्जी सिचुएशन, ये 4-5 ऐसे एरियाज हैं जिसपे हमें वॉर फुटिंग पे जो है ना प्रायोरिटाइज करके एक्शंस लेने हैं, ताकि हमारे रिजर्व जो है मजीद गिरने से बचें और हमारे यहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल हो, ताकि लोग ये देख सकें कि जी डिसीजन मेकिंग जो है अपनी जगह हो रही है और कंट्री के जो मसले हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो जो है इतने ज्यादा खराब नहीं हुए हैं कि उन्हें जो है ठीक करने में। बोल रहा हूँ, आप एक तज्जियाकार हैं। अगर ये जो, मुझे नहीं पता, मैंने ख़त नहीं देखा ना मुझे पता है ख़त में क्या है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ख़त में जो भी लिखा हुआ है अगर वो दुरुस्त है तो इसके माने ये हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो हमें इकनॉमिक रिलीफ मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, ख़त कह रहे हैं ख़त में ये लिखा है, ख़त में वो लिखा है, ना मैंने देखा ना आपने देखा। अब वो कौन कौन देख रहा है वही आपको बेहतर बता पाएगा। जिसने नहीं देखा वो कह रहा है मैंने देखा है, जिसके पास है वो कह रहा है मैं बताऊं ना बताऊं, किसी को बताऊं उसको बताऊं। तो मुझे ये बताइएगा, जो जनरल सिग्नल है वो ये है कि द वेस्ट विल प्रोवाइड अस रिलीफ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट आस्किंग यू। जो भी वो मसला है उस पर हम कमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका कंटेंट क्या है, लेकिन पॉइंट ये है कि इश्यूज तो प्रेजेंट है ना, हमें प्रॉब्लम तो है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चल रही है और उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन काफी ऊपर है, एनर्जी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त। ऑयल प्राइसेस अभी भी $160 पे है और हमने जो उसकी लास्ट प्राइसिंग की भी है वो आई थिंक $95 के पास हमने जो है वो प्राइसेस रोक दी थी, तो वो एक बड़ी सब्सिडी में कन्वर्ट हो रहा है। उसकी जगह हमें फिर डेट लेना पड़ेगा, डेट लेंगे तो मजीद जो है इन्फ्लेशन होगी क्योंकि आगे रुपये कमजोर होने के चांसेस हैं। तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, चाहे वो लेटर कुछ भी कहे। बात ये कि इस वक्त जो हमें हाथ में इश्यूज क्या है हमारे, वो जो भी आता है क्या वो प्लानिंग करके आ रहा है या जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगर है तो ये कंटिन्यू करती है, तो क्या कोई प्लान है ऐसा? जनरल जो ओपिनियन है लोगों की वो ये है कि कैपिटल मार्केट को बहुत निगलेक्ट किया गया इस गवर्नमेंट के दौरान, और हमने कोई, मैं कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात तक कह सकता हूँ कि मैंने कोई ऐसा खातिर खा कोई पब्लिक इशू देखा नहीं। आई डोंट नो, मे बी यू हैव अ डिफरेंट कमेंट ऑन दैट। ना ही हमने ये देखा कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करे थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बाय सेलिंग और इशूइंग स्टॉक्स टू पीपल एट अफोर्डेबल रेट्स। तो मैंने नहीं देखा, मे बी आप इसके बारे में रोशनी डाल सकेंगे। इस गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट पे क्यों ज़्यादा फोकस नहीं किया, और प्राइवेटाइजेशन की अप्रोच के लिए आप लोग, मुझे पता नहीं आपकी क्या राय है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते रहे कि कैपिटल मार्केट को यूज़ करें, पब्लिक को फ़ायदा देने की कोशिश करें शेयर्स के साथ। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे एरियाज जो हैं निगलेक्टेड रहे हैं, प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट रही हैं। अगर डे 1 से प्रायोरिटी सीधी होती तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती थी। पर तो देखिए, ये तो हाइंडसाइट 50-50 है ना, कि अब हम ये कहें कि जी ये नहीं हुआ, ये हो सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स काफी रही हैं, ना सिर्फ कैपिटल मार्केट प्राइवेटाइजेशन बट के इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल जो सिनेरियो है वो भी बड़ा जो है वो फ्रेजाइल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह लाइक एंड ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है ना वो डिसीजंस लिए गए थे, जो कि एंड ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हमें लेके जा रहे थे।
लेकिन बात यह है कि कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी बेहतर हुई है, रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, आपकी इन्फ्लेशन बीच में थोड़ी कम हुई थी फिर बढ़ गई, कुछ ऑन दैट नोट, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि डॉलर की कदर में क्यों इजाफा हो रहा है? इतनी ज्यादा तो कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। कौन सा कोई मुल्क का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स पे आ गया है जो इतना ज़्यादा डॉलर बढ़ रहा है? और अभी भी हम रोज़ाना की बुनियादों पर देख रहे हैं कि वो हर किस्म की नफसियाती हदूद पार कर रहा है। आप इसको कहाँ देख रहे हैं? माजी में भी आप बताते रहे हैं और आपके काफ़ी तज्ज़िये सही निकले हैं डॉलर के मुतालिक। अब आप क्या कहते हैं कि क्या मसले मसाइल होंगे? डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है? डॉलर का रेट हो, कैपिटल मार्केट्स हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक्सचेंज मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में, ये सारी जो है यहाँ पे इन्वेस्टर घबराता है जब अनसर्टेनिटी होती है। अब देखिए ना, अब ये नहीं पता कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो होने जा रहा है, तो उससे पहले क्या इश्यूज हों? उससे पहले रेजिग्नेशन आ सकता है, या उससे पहले इलेक्शन कुछ हो सकते हैं, अनाउंस हो सकते हैं, या फिर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट करके जो है एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी नहीं आएगी तो ये सारे जो एसेट क्लासेस हैं ये डिटेरियोरेट होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर निकलता है और इन्वेस्टर सेफ हेवन्स में जाता है। तो सेफ हेवन्स दो ही नजर आते हैं इस तरह की सिनेरियो में, या तो गोल्ड आता है या फिर करेंसी होती है। तो हमारे यहाँ तो ये दो एसेट क्लासेस हैं और इसमें ज्यादातर हम जो है ना डॉलर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी एक डॉलर ही है जो कि हमें वैल्यू दे सकता है, या वैल्यू को जो है वो आपके सेफगार्ड कर सकता है, आपके पैसे की वैल्यू को, रुपये की वैल्यू को। तो आपने बड़ी मजे की बात की। सुबह में मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा मैं आज किसी एनालिस्ट से जरूर पूछूंगा। अच्छा हुआ आपसे बात हो गई। तो खुर्रम शहजाद साहब, एक चीज जो आपने गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, इसके क्वालिटी कंट्रोल, इसके वेट्स एंड मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक इदारा बना दी जाए। मैं मानता हूँ कमोडिटीज़ एक्सचेंज अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का मेजॉरिटी गोल्ड जो ट्रेडिंग के अंदर आता है वो ज्वेलरीज की सूरत में आता है, फिनिश ज्वेलरी की सूरत में आता है। तो ऐसे हालात के अंदर हम देख रहे हैं कि ये ज्वेलर्स जो हैं इनका तो दे आर हैविंग वंडरफुल रिमार्केबल डे। इनकी पर्चियों के अलावा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जो ये आपको बेच रहे हैं वो क्या है, और वो जो राइटिंग्स हैं वो भी हमें समझ में नहीं आ रही। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट पाकिस्तान शुड हैव अ प्रॉपर गोल्ड एक्सचेंज विद अ प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वेयर ज्वेलर्स आर ऑल्सो ऑन बोर्ड? क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी मार्केट है और देखें ज्वेलर्स की मार्केट को टैप करना, रियल एस्टेट मार्केट को टैप करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इंसेंटिवाइज किया जाए, ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस बनाई जाएं, बट एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना और ज्वेलर्स को अपने आप को डिस्क्लोज करना, इश्यूज हमारे ये ना कि डिस्क्लोजर नहीं होता। तो डिस्क्लोजर किस तरह से इंसेंटिवाइज करके करवाया जाए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज मार्केट बन जाएंगी या कोई भी इस तरह की मार्केट, फॉर्मल मार्केट बन जाएंगी, उनका इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरह से इंसेंटिवाइज करते हैं किसी को डॉक्यूमेंट करना या किसी को नेट में लेकर आना। मिसाल के तौर पे ज्वेलर्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखें कॉलोनीज में और डिफरेंट बाजार में बहुत ज्यादा ज्वेलर्स बैठे हैं जो कि टैक्स तो क्या कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और वो मिलियंस बिलियंस का काम करते हैं मंथली। तो डेफिनेटली एफएटीएफ का भी ये कंसर्न है कि आपकी गोल्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जो पहले आपको पता है प्राइस बॉन्ड का भी इश्यू था, अब काफी हद तक जो है वो कम हो गया क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाया गया है। तो बॉन्ड मार्केट, फिर ज्वेलर्स की मार्केट थी, फिर सेविंग्स जो है वो थे गवर्नमेंट सेविंग्स थी, नेशनल सेविंग्स, और जो कि कैश में डील हो रही थी, फिर रियल एस्टेट है। तो ये तो डेफिनेटली ये तो ऑन प्लेट है, आपको इसको तो करना है। मतलब इसको तो डॉक्यूमेंट आप नहीं करेंगे तो आपके यहाँ एफएटीएफ के मसले भी हल नहीं होंगे और आपको कभी भी जो है ना वो एक वाइट चिट नहीं मिलेगी एफएटीएफ से भी। एक तो देखिए जियो पॉलिटिकल इशू है, एक तो पॉलिटिकल साइड भी है उसकी एफएटीएफ की, बट ये इश्यूज हमारे यहाँ एक्चुअली रियल है कि इतनी बड़ी मार्केट, आपने सही पॉइंट आउट किया कि ज्वेलरी की मार्केट इतनी बड़ी है, गोल्ड की मार्केट, और टोटली डॉक्यूमेंटेड है और वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, कोई वो नहीं है कि वहाँ पे पैसा कैसे जा रहा है, कैश में किस तरह से ज्वेलरी खरीदी जाती है और कैसे उसको जो है वो ब्लैक मनी को यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके यहाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको टैक्स मिलेगा, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन करके आप उसको एक फॉर्मल मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट क्लास भी मिले और एडिशनल जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की मौका मिले और अपनी सेविंग्स को बेहतर करने का मौका मिले। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने हाईलाइट किया है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें वर्क भी करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्यूमेंटेशन से हमारे यहाँ लोग पाकिस्तान में घबराते हैं। उस एलिमेंट के ऊपर मैं इस वजह से नहीं कहता क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन चीज़ों से घबराते हैं कि गवर्नमेंट ओवरसाइट आए, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा
क्रिएट हों। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल, बड़ी अहम गुफ्तगू की, और बिलखुसूस आपने बताया कि 2 मेजर एवेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, गोल्ड और फॉरेक्स, जिसमें लोग फ़ॉरेन एक्सचेंज को तरजीह देते हैं, और फ़ॉरेन एक्सचेंज को जब तरजीह देंगे, इस तरह के मामला तो हालात होंगे तो आप देख ही सकते हैं कि मामला कहाँ जा रहे हैं। पर यह मैं बता दूं कि इसमें डॉलर ख़रीदना अब आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और उस कैफियत के अंदर जो लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं या बना रहे हैं वो कौन हैं, इसका जवाब हुकूमत ही दे पाएगी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, हुकूमत बहुत परेशान है, उनकी ओवरसाइट अब तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है, ब्यूरोक्रेट की भी हाथ से जान निकल रही है, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। हुकूमत की इस बेचैनी और परेशानी की कैफियत के अंदर आप सोच नहीं सकते कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब तो शायद परेशान ना हों, लेकिन उनके वज़रा, उनके रुफ़का, उनके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, मुशीरान हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनको अभी इस कैफियत का ज़रूर सामना करना पड़ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि PMLN जो ही हुकूमत में आएगी वो बहुत फास्ट क्विक एक्ट करेगी, और क्या करेगी ये आगे चल के पता लगेगा, अगर उनको मौका मिलेगा। वैसे इमरान खान साहब आखिरी बॉल तक खेलेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।